टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। टारगेट क्लासेस मैथ्स और फिजिक्स की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन क्लासेस कराती है। यूट्यूब में मेरे जो वीडियोस अब मैं डाल रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको वो वीडियोस अच्छे लगेंगे। अगर आपको कोई भी सजेशंस देना है तो जरूर अपने सजेशंस, अपने राय मुझे दें, मुझे अवगत कराएं। मैं इन वीडियोस को और रोचक और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा। मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें, उनको भी मेरे इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेव मोशन। जब हम बात करते हैं वेव मोशन की तो पहला शब्द जो आता है वेव। व्हाट इज अ वेव? हम जब फिजिक्स में इसको डिफाइन करते हैं, वेव क्या है? इट इज एक्चुअली द प्रोपोगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन ए मीडियम। कोई एक मीडियम है और उस मीडियम में आपने कोई एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। वो जो डिस्टर्बेंस है दैट ट्रेवल्स इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन, सो दैट प्रोपोगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस दैट इज कॉल्ड वेव। जैसे कि फॉर एग्जांपल पानी है, तालाब में पानी है और आपने उसमें पत्थर मारा तो क्या होगा? वेव्स बनता है, लहर बनते हैं। तो क्या है? इट इज जस्ट अ प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी वेव मोशन होगा, so the particles they are actually not displaced from their mean position. Particles उनका प्रोपोगेशन नहीं होता। तो प्रोपोगेशन किसका होता है? प्रोपोगेशन होता है केवल एनर्जी का, प्रोपोगेशन होता है केवल मोमेंटम का। So momentum and energy that is actually propagated in a wave motion, but the particles they are not disturbed. डिस्टर्ब नहीं हो रहा मतलब दे मूव टू एंड फ्रो ऑफ द मीन पोजिशन। जब कभी वेव मोशन होता है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। और हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने देखा है सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस। साइन या कॉस के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो सिमिलरली तो वेव जो है इट इज जस्ट द प्रोपोगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। The particles of the medium they are not displaced, they do not move away from the mean position, but they move to and fro of the mean position. Only the propagation of energy takes place, the propagation of momentum takes place. अब जब हम मैकेनिकल वेव की बात करते हैं तो मैकेनिकल वेव जब भी होगा ये दो प्रकार से होता है। एक होता है आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव और एक होता है आपके पास ट्रांसवर्स वेव। एक है लॉन्गिट्यूडिनल वेव और एक होता है आपके पास ट्रांसवर्स वेव। ये दो प्रकार के वेव मोशंस हैं आपके पास। तो आप देख रहे हो लॉन्गिट्यूडिनल वेव ये कैसे होता है? जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपोगेशन हो रहा है, मान लीजिए वेव जो है वो इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दे आर ऑसिलेटिंग इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जिस दिशा में वेव का प्रोपोगेशन है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो ऑसिलेट कर रहे हैं। तो सच अ वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। The particles oscillate in the direction of propagation of the wave. और जब longitudinal wave जब होता है तो longitudinal wave में दो चीजें होती हैं। longitudinal wave में एक होता है compression, एक होता है rarefaction. Compression and rarefaction ये क्या होता है? जब particles जब oscillate कर रहे हैं in the direction of propagation of the wave तो कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि particles एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, जबकि कुछ जगहों पे ऐसा होता है पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले जा रहा है। जहां पर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दे कम क्लोजर टू ईच अदर, दैट रीजन वहां पर हम कहते हैं कि कंप्रेशन टेक्स प्लेस। और जहां पर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दे आर मूविंग अवे, दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो हम कहते हैं वहां पर क्या हुआ? रेयरफैक्शन हो रहा है।
तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन टेक्स प्लेस। जैसे कि यहां पर देखिए, ये पार्टिकल्स जो है दूर दूर हो गए, फिर यहां पर पार्टिकल्स जो है वो एक करीब आ जा रहे एक साथ। तो क्या हो रहा है यहां पर, आपने देखा इस जगह पे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर है, तो यहां पर क्या हुआ, रेयरफैक्शन हुआ। जबकि यहां पर पार्टिकल्स जो है ऑफ द मीडियम दे कम क्लोजर टू ईच अदर, तो यहां पर कंप्रेशन हो रहा है। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन होता है। जबकि दूसरा जो टाइप है दैट इज ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या है? ट्रांसवर्स वेव में the particles of the medium oscillate simple harmonically in the direction perpendicular to the direction of propagation of wave. That means wave का propagation अगर ऐसा हो रहा है, if the wave is propagating in this direction, तो particles of the medium they oscillate perpendicular to the direction of propagation of wave. तो that is called your transverse wave. और जब हम ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं तो ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट एंड ट्रॉज का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रॉज पे एक्सप्रेस, जैसे कि हम मान ले रहे हैं ऐसा वेव मोशन है, सो दीज पॉइंट्स दे आर कॉल्ड द क्रेस्ट, जबकि दिस इज कॉल्ड द ट्रॉज। ट्रफ बोलते हैं कई लोग। सो क्रेस्ट एंड ट्रॉज का फॉर्मेशन होता है, सो दैट इज योर ट्रांसवर्स वेव। और ट्रांसवर्स वेव में आप देख रहे हो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन जो है, दिस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। दिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, किसी भी दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और एनी टू कंसेक्यूटिव ट्रॉज, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द वेवलेंथ। इसके बाद आप कह रहे हो कि यहां से वेव स्टार्ट हुआ, ये एक बार कंप्लीट ऑसिलेशन होने में जितना समय लग रहा है दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट एग्जीक्यूट वन कंप्लीट ऑसिलेशन, दिस इज कॉल्ड योर टाइम पीरियड। तो आपके पास क्या क्या हो गया? एक हो गया वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और एनी टू कंसेक्यूटिव ट्रॉज, so this distance is called the wavelength। तो जब भी अपन ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होना चाहिए? क्रेस्ट एंड ट्रॉज का फॉर्मेशन होता है एंड द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दे आर ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिकली इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो ये दो प्रकार के आपके पास वेव्स हो गए, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। दीज आर बोथ टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। जब भी मैकेनिकल वेव की बात करें तो जो मीडियम जो है, मीडियम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? इट शुड हैव इलास्टिसिटी, इट शुड हैव डेंसिटी। सो फॉर प्रोपोगेशन ऑफ अ वेव, फॉर मैकेनिकल वेव, द मीडियम शुड हैव इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी होनी चाहिए। क्लियर? तो टॉपिक है आपका स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो जब एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है कि कोई भी जो ट्रांसवर्स वेव है इसका जो वेलोसिटी जो है दैट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, आपने उस स्ट्रिंग को आपने मोशन कराया, एक रस्सी है, तार है, आपने उसको मोशन कराया, तो आपने देखा होगा कि वो कुछ इस प्रकार से उसका मोशन होता, मतलब ट्रांसवर्स वेव वो एग्जीक्यूट कर रहा है। और जब ट्रांसवर्स वेव एग्जीक्यूट करता है तो इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कि जो वेलोसिटी जो है ऑफ द ट्रांसवर्स वेव ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक होता है लीनियर मास डेंसिटी और दूसरा होता है टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो दैट वेलोसिटी में डिपेंड अपॉन लीनियर मास डेंसिटी एंड टेंशन। यहां पर आपके पास एक जो शब्द आ रहा है दैट इज कॉल्ड योर लीनियर मास डेंसिटी। तो ये लीनियर मास डेंसिटी क्या है? ध्यान रखेंगे, लीनियर मास डेंसिटी मींस डायमेंशन किसके बराबर होगा? मास बाय लेंथ। डायमेंशन जो होगा वो किसके बराबर होगा? मास बाय लेंथ। और ये जो टेंशन जो है, टेंशन इज ए फोर्स, टेंशन एक फोर्स होता है। तो आप देख लो, और कैसे डिपेंड कर रहा है वी डोंट नो। हमको इतना मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव may depend upon linear mass density and tension।
तो हमने यहाँ पर टू द पावर ए टू द पावर बी कर दिया, तो v इज इक्वल टू के एम टू द पावर ए टी टू पावर बी, ये आ गया है ना, क्योंकि हमको तो नहीं मालूम ना कि कैसे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वी डोंट नो। अगर ये फॉर्मूला डायमेंशनली अगर करेक्ट होगा तो हमको मालूम है डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड होना चाहिए। हम देखते हैं कि डायमेंशन ऑन एलएचएस शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑन आरएचएस, तो एलएचएस का डायमेंशन एंड आरएचएस का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो एलएचएस का डायमेंशन का v इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज m0l t इनवर्स, दैट इज वेलोसिटी। कांस्टेंट k, हमको मालूम है डायमेंशनल एनालिसिस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू हम नहीं निकाल पाते बाय मींस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, तो इसको k को फिलहाल छोड़ दे रहे हैं। ये m हमने कहा कि इट इज लीनियर मास डेंसिटी, मतलब डायमेंशन किसके बराबर होगा, मास बाय लेंथ, ये m l इनवर्स t टू पावर 0 होना चाहिए, टू दी पावर a। दिस इज लीनियर मास डेंसिटी, मास बाय लेंथ, तो डायमेंशन किसके बराबर हो रहा है, मास बाय लेंथ m l इनवर्स t 0, एंड दिस t इज योर टेंशन, और टेंशन क्या है, टेंशन इज ए फोर्स, फोर्स इज m l t टू पावर -2 टू द पावर b। अब देखिए आप यहां से ये आपके पास आ रहा है m0l t इनवर्स, यहां से आप m टू द पावर a into m टू द पावर b, तो m टू द पावर a प्लस b होगा, l टू द पावर -a प्लस b हो रहा है, और t टू द पावर -2b हो गया। मल्टीप्लिकेशन में व्हेन बेसेस आर सेम द पावर्स आर एडेड, ये हो गया। अब अगर अपन कंपेयर कर ले बोथ साइड, m के पावर्स को कंपेयर कर ले तो आपके पास a प्लस b इज इक्वल टू 0, l के पावर्स को कंपेयर करें -a प्लस b इज इक्वल टू 1, और t के पावर्स को कंपेयर करें तो -2b इज इक्वल टू -1, ऐसा आ जा रहा है। पहले m के पावर्स को कंपेयर कर रहा हूं, a प्लस b इज इक्वल टू 0, l के पावर्स को कंपेयर कर रहा हूं -a प्लस b इज इक्वल टू 1, और t के पावर्स को कंपेयर कर रहा हूं -2, तो यहां से आपके पास आ गया b इज इक्वल टू हाफ, यहां से b इज इक्वल टू हाफ, तो a का वैल्यू इंप्लाइज a इज इक्वल टू -हाफ आ जाएगा यहां से, तो a और b का वैल्यू आ गया। अब a और b के वैल्यू को आप यहां पर पुट कर दीजिए, तो पुट कर रहा हूं तो आपके पास v इज इक्वल टू k, कहां से आ रहा है आपके पास, फ्रॉम 1, इस इक्वेशन नंबर 1 से, तो आपके पास क्या आ रहा है, v इज इक्वल टू k m टू द पावर a, मींस m टू द पावर a का वैल्यू -हाफ, t टू द पावर b, तो t टू द पावर हाफ आ जा रहा है, मतलब v इज इक्वल टू k t टू द पावर हाफ अपॉन m टू द पावर हाफ, तो v इज इक्वल टू k रूट ओवर t बाय m, तो दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव। तो वेलोसिटी ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव अब आ रहा है कि आपके पास v इज इक्वल टू k रूट ओवर t बाय m, where t is the tension in the string and m is the mass, linear mass density, मतलब mass per unit length, डायमेंशन इसे कहा है। क्लियर हो गया? जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो जब हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव की बात करते हैं तो इट इज ऑब्जर्व, जैसे हमने पहले भी बात किया था, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन हो रहा है। कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन हो रहा है का मतलब ये हो रहा है कि जहां पर कंप्रेशन हो रहा है उस जगह पे डेंसिटी ऑब्वियसली बढ़ेगा, जहां पर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दे आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, तो वहां पर डेंसिटी बढ़ जा रहा है। और जहां पर हम लोग रेयरफैक्शन की बात कर रहे हैं, रेयरफैक्शन मतलब जहां पर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दे आर मूविंग अपार्ट, तो वहां पर डेंसिटी कम हो जाएगी। तो अगर कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन अगर हो रहा है, इसका मतलब जो वेलोसिटी जो है दैट शुड डिपेंड अपॉन बल्क्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी, इस पे डिपेंड करना चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव दैट डिपेंड्स अपॉन बल्क्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी, तो वेव इज प्रोपोर्शनल टू बीटा, ये बीटा क्या हो जा रहा है, दैट इज योर बल्क्स मॉडुलस, एंड रो क्या है, रो इज डेंसिटी। तो ये दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, कैसे डिपेंड कर रहा है नहीं मालूम, ए एंड बी लिख दिए, तो v इज इक्वल टू k बीटा टू द पावर a रो टू द पावर b, ये आ गया। और हमको मालूम है कि अगर फॉर्मूला सही है तो डायमेंशनली भी सही होना चाहिए, तो डायमेंशन ऑन LHS शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑन RHS। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन एंड राइट हैंड साइड का डायमेंशन आपस में बराबर होना चाहिए। अब जैसे v इज वेलोसिटी m0l t इनवर्स। अब मुझे ये बताइए, दिस इज बल्क्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये क्या होता है,
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ये होना चाहिए। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, डेल्टा एल बाई एल। हमको मालूम है स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस इज फोर्स एक्टिंग पर, है ना। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, एंड स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये जो चीज है स्ट्रेन, आपका स्ट्रेन यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होता है। तो आपका स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या हो जा रहा है? फोर्स का डायमेंशन हो रहा है ml t टू पावर -2, ये फोर्स का डायमेंशन हो गया। एरिया का l स्क्वायर, मतलब ये आपके पास m l इनवर्स t टू पावर -2 हो जा रहा है। इसका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन आपका आ रहा है m l इनवर्स t टू पावर -2। तो आपके पास देखिए डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड। तो बल्क मॉडुलस का डायमेंशन आ रहा है आपके पास m l इनवर्स t टू पावर -2 होल टू द पावर a। Rho is your density, that is mass by volume, m l to the power -3 t to the power 0 whole to the power b, ये होना चाहिए। अब देखिए यहां से हम लोग देख रहे हैं m0 l t इनवर्स, ये आपके पास आ रहा है m to the power a plus b l to the power -a -3b t to the power -2, ऐसा होना चाहिए। अब कंपेयर कर लीजिए बोथ साइड। m के पावर्स को अगर अपन कंपेयर करते हैं तो आपके पास क्या हो जा रहा है? a plus b is equal to 0। L के पावर्स को कंपेयर कर रहे हैं -a -3b इज इक्वल टू 1, और T के पावर्स को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो -2 इज इक्वल टू -1। तो यहां से अपन देख रहे हैं कि A का वैल्यू आपके पास हो गया हाफ, A का वैल्यू आ गया हाफ। यहां पर पुट करो एक B के जगह पे, B का वैल्यू भी आपके पास यहां पर A के जगह पे हाफ पुट करूंगा तो B का वैल्यू क्या आ जाएगा? B का वैल्यू -हाफ आ जा रहा है। तो A और B का वैल्यू आपके पास आ गया, A का वैल्यू हाफ, B का वैल्यू -हाफ। तो हम देख रहे हैं देयरफॉर यहां पर A के जगह पे हाफ और B के जगह पे -हाफ, देयरफॉर V इज इक्वल टू K बीटा टू द पावर हाफ रो टू द पावर -हाफ, मतलब आपके पास आ रहा है V इज इक्वल टू K रूट ओवर बीटा बाय रो। सो दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव किस पे डिपेंड कर रहा है? बल्क मॉडुलस पे डिपेंड कर रहा है एंड डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने देखा कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव अगर होगा तो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन होगा, तो इसलिए v इज इक्वल टू k रूट ओवर बीटा बाई रो। क्लियर हो गया? देखिए अगला जो टॉपिक है दैट इज न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस। न्यूटन ने ऑन द बेसिस ऑफ सम थ्योरेटिकल कंसिडरेशंस, एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया था न्यूटन ने, ऑन द बेसिस ऑफ सम थ्योरेटिकल कंसिडरेशन न्यूटन ने एक एम्पिरिकल रिलेशन दिया किसका? वेलोसिटी इसका साउंड का वेलोसिटी के बारे में, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस। न्यूटन ने ये मान लिया कि जब भी साउंड जो प्रोपोगेट होगा इन गैसेस, दैट प्रोपोगेशन टेक्स प्लेस अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस। न्यूटन ने ये अज्यूम कर लिया कि दिस प्रोपोगेशन जो है ऑफ द साउंड वेव इन गैसेस दैट टेक्स प्लेस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। किस आधार पे माना? वो कहते हैं कि अगर मान लीजिए जहां पर कंप्रेशन हो रहा है, गैस जो है, जो वेव, जो साउंड वेव जो है, जिस जगह पे कंप्रेशन हो रहा है वहां पर एनर्जी गेन कर रहा है, और दैट एनर्जी गेन इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग, मतलब जो गेन इन एनर्जी हो रहा है, जितना गेन इन एनर्जी हो रहा है उतना लूज भी कर दे रहा है। और जहां पर रेयरफैक्शन हो रहा है, जहां पर रेयरफैक्शन हो रहा है वहां पर एनर्जी लॉस हो रहा है, तो जितना एनर्जी लॉस हो रहा है उसको सराउंडिंग से ले रहा है। दैट मीन्स देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी टोटल में। और ये कब संभव होता है? जब आपका टेम्परेचर जब आपका कांस्टेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यूटन ने ये मान लिया कि जो साउंड वेव का जो प्रोपोगेशन होगा इन गैसेस दैट टेक्स प्लेस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। और अगर आइसोथर्मल कंडीशन में अगर प्रोपोगेशन होगा तो हमको मालूम है कि आइसोथर्मल कंडीशन में बॉयल्स लॉ इज सेटिस्फाइड। तो ये न्यूटन ने माना कि आइसोथर्मल कंडीशन में हो रहा है, मतलब टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, सो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ कहता है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि
टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एट कांस्टेंट लॉ क्या स्टेट करता है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यही आपका बॉयल्स लॉ है। और ये कब होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो न्यूटन ने भी तो मान लिया कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ सेटिस्फाई हो रहा है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स अगर मैंने डिफरेंशिएट किया, पी डीवी प्लस वी डीपी इज इक्वल टू 0। पी डीवी देखिए बाय पार्ट्स आप इसको डिफरेंशिएट करो, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस आ जा रहे हैं आपके पास, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये आ जाएगा। मैं इसको उधर ले जा रहा हूं, पी डीवी इज इक्वल टू माइनस वी डीपी, तो आपके पास P इज इक्वल टू माइनस वी डीपी अपॉन डीवी, डीवी को मैंने इधर डिवाइड कर दिया, है ना। आइसोथर्मल कंडीशन में बॉयल्स लॉ सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मींस पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, हमने डिफरेंशिएट किया, v को मैं डिवाइड करता हूं, सबसे नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू माइनस dp अपॉन dv बाई v, ये आ जा रहा है। p इज इक्वल टू माइनस dp अपॉन dv बाई v। मुझे ये चीज बताइए, dp अपॉन dv बाई v ये क्या हो गया, क्या ये आपका बल्क्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है कि नहीं, दिस इज योर बल्क्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क्स मॉडुलस है हमको मालूम है, बट हम जानते हैं, बट माइनस dp अपॉन dv बाई v दैट इज इक्वल टू बीटा, दैट इज इक्वल टू बीटा, और बीटा क्या है, बल्क्स मॉडुलस है। तो अभी जैसे पिछले रिलेशन में हमने देखा था, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या था उसमें हम जानते हैं, अभी पिछले वाले में हमने देखा था। तो ऑल्सो वी नो दैट, क्या जानते हैं, वी नो दैट, देखिए मैंने इस पे एक इक्वेशन मान लिया, यहाँ पर P इज इक्वल टू माइनस डीपी अपॉन डीवी बाई वी, ये आपका बल्क्स मॉडुलस है। तो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है, देयरफॉर P इज इक्वल टू बीटा, ऐसा आ गया, P इज इक्वल टू बीटा आ जा रहा है, मैंने प्रेशर दैट इज इक्वल टू बल्क्स मॉडुलस। और हम जानते हैं ऑल्सो वी नो दैट, अभी जो आपने डिराइव किया था, अभी जो आपने देखा था, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या था, v इज इक्वल टू k रूट ओवर बीटा बाई रो था। अभी जो आपने रिलेशन डिराइव किया था वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ये आया था आपके पास, v इज इक्वल टू k रूट ओवर बीटा बाई रो। तो बीटा जो है बल्क्स मॉडुलस, यहां से तो प्रेशर के बराबर आ जा रहा है, प्रेशर के बराबर आ रहा है, तो क्या मैं बीटा की जगह पे ये प्रेशर पुट कर सकता हूं। अब अभी जो न्यूटन के अनुसार आपने ये मान लिया, न्यूटन ने ये मान लिया कि जो साउंड वेव्स जो है वो ट्रेवल करता है अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, और आइसोथर्मल कंडीशन में होने से क्या होगा, बॉयल्स लॉ सेटिस्फाई हो रहा है, वहां से आपके पास आया P इज इक्वल टू माइनस dp अपॉन dv बाई v, दिस इज योर बल्क्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आपने पुट किया, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव आपको मालूम है v इज इक्वल टू इतना, तो क्या मैं बीटा के p पुट कर सकता हूं। तो आप देख लो कि फ्रॉम वन आपके पास आ रहा है v इज इक्वल टू k रूट ओवर बीटा की जगह पे p बाई रो, ये आ गया। अब जब मैं इसमें वैल्यूज पुट करता हूं, कैलकुलेशन करता हूं, ऑन एक्चुअल कैलकुलेशन आपको यहां पर से v का जो वैल्यू है, v का वैल्यू दैट कम्स अराउंड, v का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज अराउंड 280 मीटर पर सेकेंड। जब मैं इसमें वैल्यूज पुट करके जब मैं कैलकुलेट करता हूं, तो वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करने से मेरे पास वेलोसिटी जो आता है वो अप्रोक्सीमेटली आता है 280 मीटर पर सेकेंड। मतलब न्यूटन के अनुसार जो साउंड वेव जो है, साउंड वेव्स की वेलोसिटी 280 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन एक्चुअली हमको मालूम है कि द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज अराउंड 332 अप्रोक्स 331 पॉइंट, तो वो उसको अपन 332 मान लेते हैं। तो एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू v इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकेंड, ये एक्चुअल वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है, ये न्यूटन के अनुसार आया 280 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वो जो न्यूटन ने जो अज्यूम किया था वो गलत अज्यूम किया था, क्योंकि न्यूटन ने मान लिया था कि साउंड वेव जो है वो आइसोथर्मल कंडीशन में ट्रेवल करता है, मतलब न्यूटन का ये अजम्पशन गलत है। तो इसीलिए
गलत वैल्यू आ रहा है क्योंकि एक्चुअल वैल्यू ये होना चाहिए। तो यहां पर आप अगर देखो परसेंटेज एरर की बात अगर करते हैं, ये करीब करीब 16% का एरर आ जाता है। तो इतना बड़ा एरर आ रहा है तो इसको तो हम लोग कंसिडर कर नहीं सकते। इसीलिए न्यूटन्स फॉर्मूला जो है ऑफ किसका, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस, तो ये वाला जो वैल्यू है, ये जो उनका जो कंसिडरेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और रिजेक्ट करने के बाद फिर कोई दूसरा अपन देखते हैं कि इस गलती को कैसे सुधारा जाए। ठीक है, अब इस गलती को सुधारने के लिए इसके बाद न्यूटन के बाद इस गलती को सुधारने के लिए लैपलास ने एक कोशिश की जिसको कि कहते हैं लैपलास करेक्शन। लैपलास एक मैथमेटिशियन थे, तो लैपलास करेक्शन, लैपलास ने इस गलती को सुधारने के लिए फिर उन्होंने कुछ किया। उन्होंने ये मान लिया कि ये जो साउंड वेव्स जो है, ये साउंड वेव्स आइसोथर्मल कंडीशन में ट्रैवल नहीं करता है जैसा कि न्यूटन ने माना, बल्कि ये साउंड वेव्स जो है वो एडियाबेटिक कंडीशन पे ट्रैवल करते हैं। The sound waves, they do not travel under isothermal conditions, but in fact they travel under adiabatic condition। और अगर adiabatic conditions में अगर वो ट्रेवल करता है तो हमको मालूम है P v to the power gamma is equal to constant होता है। अंडर adiabatic condition P v to the power gamma constant होगा। गामा क्या है यहां पर, गामा इज द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट्स, स्पेसिफिक हीट्स का रेशियो है, तो P v to the power gamma is equal to constant। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर अपन डिफरेंशिएट करें, P v to the power gamma, gamma v to the power gamma minus 1 dv, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 0। ये आ जा रहा है आपके पास। तो यहां से आपके पास गामा p v to the power gamma minus 1 dv is equal to minus v to the power gamma dp। ये इधर डिवाइड कर दे रहा हूं, गामा p is equal to minus v to the power gamma dp अपॉन, इसको डिवाइड कर दे रहा हूं v to the power gamma minus 1 dv। मैंने यहां पर क्या किया, चूंकि लैपलास ने कहा कि द साउंड वेव्स दे ट्रैवल अंडर एडियाबेटिक कंडीशन, और एडियाबेटिक कंडीशन में क्या होता है, p v to the power gamma is equal to constant। मैंने यहां पर डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड v to the power gamma, x to the power n का nxn minus 1, तो गामा v to the power gamma minus 1 dv प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, वहां से एक रिलेशन आ रहा है सर। अब v to the power gamma अपॉन v to the power gamma minus 1, तो आपके पास आ रहा है गामा p इज माइनस dp अपॉन dv, ऐसा आ रहा है, कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर आपके पास v to the power gamma, यहाँ पर v to the power gamma minus 1, तो v बच जा रहा है। v को एकदम नीचे लेके आ रहा हूं, गामा p इज इक्वल टू माइनस dp अपॉन dv बाई v, ये v को मैंने डिवाइड कर दिया। तो अगर ऐसा कर रहा हूं, ये चीज फिर से तो वही आ जा रहा है, ये आपका बल्क्स मॉडुलस है कि नहीं, अभी आपने देखा था माइनस dp अपॉन, तो देयरफॉर आपके पास क्या, गामा p इज इक्वल टू बीटा, बल्क्स मॉडुलस है, क्योंकि ये चीज आपका क्या है, ये रिलेशन, ये आपका बल्क्स मॉडुलस है। फिर से अपन उसी वैल्यू को, उसी रिलेशन को वापस लेते हैं। हम क्या जानते हैं, वी नो दैट v क्या है, v इज इक्वल टू k रूट ओवर बीटा बाई रो, ये हमने डिराइव किया था वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो बीटा का वैल्यू यहां पर क्या आ रहा है, गामा p आ रहा है, तो आपके पास v इज इक्वल टू k रूट ओवर गामा p बाई रो, ये रिलेशन आ जा रहा है आपके पास। न्यूटन फॉर्मूला में क्या आया था, v इज इक्वल टू k रूट ओवर p बाई रो आया था, और जब आपने उसका एक्चुअल कैलकुलेशन किया था तो एक्चुअल कैलकुलेशन करने से इसका वेलोसिटी आया था 280 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब जब अपन देख रहे हैं यहां पर ऑन कैलकुलेशन आपको क्या मिल रहा है, कैलकुलेशन जब आप करते हो तो आपको मिल रहा है v इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 332 मीटर पर सेकंड, जो कि ऑलमोस्ट एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर है। मतलब लैपलास करेक्शन जो है वो क्यों किया गया, क्योंकि न्यूटन का जो फॉर्मूला था, न्यूटन ने माना था कि द साउंड वेव दे ट्रैवल अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, नहीं, लैपलास कहता है द साउंड वेव्स एक्चुअली दे ट्रैवल अंडर एडियाबेटिक कंडीशन, और जब एडियाबेटिक कंडीशन में हम लोग लेके चले तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो आपके पास आ रहा है 332 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर किसी भी टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। नमस्कार।